प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बताते हैं आपको अभिलेख के बारे में। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक, राजा, सम्राट इसको अपने आदेशों के लिए इसको उत्कीर्ण करवाते रहे हैं। अपनी राजाज्ञाएँ जो हैं प्रसारित इसके द्वारा करवाते रहे हैं, ताकि लोग उनको देख सकें, उनको पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। और आज के युग में भी हमको इस तरह के अभिलेख देखने को मिलते हैं। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यापारिक अभिलेख, व्यवहारिक अभिलेख, धार्मिक कर्मकांडी अभिलेख, उपदेशात्मक अभिलेख, समर्पण अथवा चढ़ावा संबंधी अभिलेख, दान संबंधी अभिलेख, प्रशासकीय अभिलेख, प्रशस्तिप्रद अभिलेख, स्मारक, साहित्यिक। अभिलेख में अक्षर अथवा चिन्हों की खुदाई के लिए छेनी, हथेड़े, लोहे की सलाखा आदि का उपयोग होता रहा है। अभिलेख तैयार करने के लिए व्यावसायिक कारीगर होते थे। साधारण अभिलेख तैयार करने वालों को लेखक, लिपिकर, दिवीर, गायक, कर्णिक आदि कहते थे। अभिलेख तैयार करने वालों की संज्ञा शिल्पों, रूपाकार, शिलाकूट आदि होती थी। प्रारंभिक अभिलेख बहुत सुंदर नहीं होते थे, परंतु धीरे धीरे स्थायित्व, आकर्षण की दृष्टि से बहुत सुंदर दिखने वाले, बड़े अच्छे अक्षरों से लिखे जाने वाले, और बाद में कई तरह की जो शैलियाँ जो हैं विकसित हुई। अक्षरों की आकृति शैलियों से अभिलेखों के तिथिक्रम को निर्धारित करने में एक तरह से सहायता मिलती है कि मौर्य काल की जो लिपि है, मौर्य काल के जो अक्षर हैं, गुप्त काल की अभिलेख लिपि और जो है अक्षरों की बनावट की तुलना में उनमें अंतर होता है। तो इस तरह से हम एक तरह से अंतर कर पाते हैं एक युग से दूसरे युग में, कि इस युग में और दूसरे युग में क्या अंतर है अभिलेखों को माध्यम से। चित्र, प्रतीक, अक्षर आदि का भी उपयोग अभिलेखों में किया गया है। विभिन्न देशों में विभिन्न लिपियों और अक्षरों का उपयोग किया गया। चित्रात्मक, भावात्मक, ध्वन्यात्मक या ध्वनियात्मक सभी प्रकार की जो लिपियां हैं उन सब का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी और देवनागरी दोनों के प्राचीन और बड़े ही पुराने जो है अभिलेख जो हैं 1 से 9 तक के, जैसे अशोक के अभिलेख हैं खास तौर पर, वो ध्वन्यात्मक नहीं है। अच्छा, इन पे क्या से लिखा गया है, लिखने के बारे में बात करें तो एक तरह से उनकी जो अक्षरों की बनावट है वो कहीं कहीं व्यक्तिगत दिखाई देती है। जैसे कई बार किसी जानवरों के चित्र उत्कीर्ण दिखाई देते हैं, कई बार किसी बर्तन के चित्र उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। तो कई तरह की ऐसी चीज़ देखने में सामने आती है जो तरह तरह के चित्र उस पर दिखाई देते हैं। प्रतीकों की बात करें तो स्वास्तिक है, सूर्य, चंद्र, त्रिरत्न, बुद्ध मंगल, चैत्य, बोधि वृक्ष या बुद्ध से जुड़ी हुई कई जो वस्तुएं थी, बौद्ध स्तूपों से जो मिली हुई वस्तुएं हैं, उन सब का भी प्रयोग जो है अभिलेखों में, खास तौर पर मौर्यकालीन अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के बाद के अभिलेखों में इसका प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं अभिलेखों के प्रकार की। तो पहले जैसे हमने बताया कि पहले अभिलेख जो है व्यापारिक अभिलेख। तो व्यापारिक अभिलेख में यही है कि जो एक दूसरे देशों से जो व्यापार होता था और वहाँ जाने वाले लोग भी कई बार जब बड़े सेठी और बड़े व्यापारी जब जाते थे तो उनकी उसमें भी कई बार अभिलेख लगा दिए जाते थे। तो पश्चिम एशिया है, मिस्र है, यूनान है आदि जो प्राचीन देश हैं, उनमें व्यापारिक जो वहाँ की मुद्राएं हैं उनका लेखा जोखा जो संबंध रखने वाले जो अभिलेख हैं वो पाए गए हैं। प्राचीन भारत के जो आपने सुना होगा श्रेणियाँ चलती थी व्यापार के लिए, तो उस व्यापार की श्रेणियों के भी मुद्राएं जो हैं उनमें उस पर अभिलेख होता था, उस पर लिखावट होती थी। तो व्यापारिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी कुल मिला के अभिलेखों का प्रयोग होता था। अभिचारक अभिलेख, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खास तौर पर प्राप्त बहुत सारी ऐसी तख्तियाँ मिली हैं जिन पर अभिचारिक यंत्र हैं। अभिचारिक यंत्र यानी उस पर किसी तरह की
जादू टोने से संबंधित कोई आकृतियां हैं, पशुओं की आकृतियां हैं, ख़ास तौर पर इस तरह के अभिलेख भी यूनान में भी पाए गए हैं, सुमेर में भी पाए गए हैं, कई जगह पाए गए हैं। उपदेशात्मक अभिलेख, तो उपदेशात्मक अभिलेखों का प्रयोग जो है ख़ास तौर पर धार्मिक प्रयोजनों में होता था। अभिलेखों में किस तरह से धम्मादेश, जिसको अशोक के अभिलेखों में बोला गया है, धर्म आज्ञाएं, राज आज्ञाएं, तो इस तरह से अशोक कहता है कई जगह अपने अभिलेखों में कि प्रजा जो है इन धम्मादेशों का और धम्म आज्ञाओं का पालन करे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उपदेशात्मक अभिलेख कहे जाते हैं। चढ़ावा अभिलेख जैसे बताया, तो कई बार धार्मिक संस्थाओं को, इनको शासक की तरफ से, राज्य की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती थी, दान प्रदान किए जाते थे, तो उस तरह के अभिलेख जो हैं इसमें चढ़ावा या दान संबंधी अभिलेखों में आते हैं। एक आते हैं प्रशासकीय अभिलेख। तो प्रशासकीय अभिलेखों में ख़ास तौर पर उनमें राज्य की जो आज्ञाएं हैं, कानून हैं, वो सब उत्कीर्ण होते थे। राजा के नियम क्या हैं, दिनचर्या क्या है, उसके मंत्री परिषद के नियम क्या हैं, उनके कोष का प्रकार क्या है, किस तरह से उनका जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासकीय अभिलेखों में उत्कीर्ण होती थी। और अशोक के अभिलेख हों, गुप्तकालीन अभिलेख हों या उसके परवर्ती अभिलेख हों, शक और कुषाणक अभिलेख में भी इस तरह का जिक्र कई जगह दिखाई देता है। तो कुल मिला के अशोक के बारे में बात करें तो उसकी तो जो अभिलेखों में राजा गए, मतलब जगह जगह विद्यमान है, खूब राजा गए विद्यमान है। प्रशस्ति संबंधी अभिलेख, कुछ अभिलेख प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जो राजा अपनी प्रशंसा के लिए लिखवाता था, या उनके दरबारी कवि होते थे जिनको राजा की तरफ से एक तरह से भूमि इस तरह की मिली होती थी जो सारा टैक्सेशन का, तो वो लोग भी लिख दिया करते थे। तो उनकी विजयों को, उनकी कीर्ति को, उनका जो है वर्णन किया करते थे शिलाखंडों पर, प्रस्तर अभिलेखों पर। तो उनकी दिग्विजयों का वर्णन, जैसे खास तौर पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त की जो विजयों का वर्णन है, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल का जो अभिलेख है, तो खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है, गौतमपुत्र सातकर्णी का वर्णन है, तो इस तरह से स्कंदगुप्त का वर्णन है, पुलकेशन द्वितीय का वर्णन है। तो कई प्रकार से जो है राजाओं की कीर्ति का, विजयों का वर्णन अभिलेखों के माध्यम से किया गया। स्मारकीय अभिलेख, कई अभिलेख इस तरह से हैं कि व्यक्ति की जो याद में घटनाएं हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत जो है इस तरह के अभिलेख जो है लिखवाए जाते थे, बनवाए जाते थे। साहित्यिक अभिलेख, कुछ अभिलेख इस तरह के भी हैं जिन पर प्योरली साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति है, हालांकि उसमें सब कुछ है, पर इलाहाबाद प्रशस्ति में खास तौर पर काव्य शैली, चंपू शैली का प्रयोग किया गया है। कवि हरिशेन उसमें जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के जो है अभिलेखों का प्रयोग प्राचीन समय में खास तौर पर किया गया, जब कागज़ का इतना आविष्कार नहीं हुआ था, और सारी जो ये आज्ञाएं हैं, नियम हैं, या किसी भी तरह की यश कीर्ति है, उन सब का लिखित प्रयोग जो है अभिलेखों के माध्यम से किया गया। इन सब के लिए अपने कुछ सिद्धांत, कुछ नियम भी प्रचलित थे, कुछ नियम परंपरा में थे कि कोई भी अभिलेख जब लिखवाया जाता था तो उसका अपना एक पूरा विधि विधान के साथ वो लिखवाया जाता था। उसमें बिल्कुल ऋचाएँ, मंत्र बोले जाते थे, उसमें प्रजा के लिए राजा का कोई आशीर्वादात्मक जो भी कोई संदेश है वो होता था, उसमें उपसंहार होता था। तो एक तरह से पूरी एक, जैसे किताब में हम कई बार चीज़ें करते हैं, इस तरह से अभिलेख में भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पूरा बाकायदा कि कौन सी तिथि को लगाया गया, किस संवत को लगाया गया, ये सब भी धीरे धीरे अभिलेखों में प्रचलन में आई, और इससे हमको जो है भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास के कालक्रम निर्धारण में भी बड़ी सहायता प्राप्त होती है। तो इस तरह से अभिलेखों का जो है भारतीय ही नहीं वरन विश्व के संपूर्ण इतिहास में अपना एक महत्व है। और अभिलेख सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इनका जो पक्ष है वो दिखाई देता है कि एक प्रमाणिक सामग्री है। अभिलेख की जो सामग्री है वो बहुत सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि अशोक के समय में जो चाहे आज्ञाएं लिखवाई हों, चाहे समुद्रगुप्त में, वो आज भी वैसी हैं।
क्योंकि जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं, जो किताबों के माध्यम से कोई चीज़ लिखी जाती है, वो परवर्ती समय में उनमें बदलाव आ जाता है, उनमें उनके विचारों में अंतर आता है। लेकिन अशोक के अभिलेख आज भी, जो अभिलेख अशोक ने अपने राज्यकाल में लिखवाए थे करीब आज से 2200-2300 साल पहले, वो भी सारी राजाएं आज भी यों की यों ज्यों की त्यों लिखी हुई हैं। इस तरह से अभिलेखों का जो है इतिहास लेखन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा जो है महत्व है, और बहुत ही ये प्रमाणिक सामग्री हमको देते हैं।